तो ये बताओ लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? बोलो। नेमिंग सर किया था। सर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स तक हुआ हाँ था। डेंटिसिटी क्या बोल रहे हो आशुतोष? दीजिए बताया था पॉलीडेंटेड सर। अच्छा, पॉलीडेंटेड लिगेंड। और नेमिंग करवाया था कि नहीं? कंपाउंड्स का बताया था ना? हाँ नेमिंग बता दिए सर। हाँ, ब्रिज लिगेंड्स का सिर्फ नहीं बताया था, राइट? हाँ आप बोले थे कि उसको बाद में करेंगे, डेंटिसिटी पहले पढ़ा था। टोटल हम लोगों को कितना प्लस लेना है, उसी के हिसाब से माइनस भी लेंगे। हम्म ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हो? इस कॉम्प्लेक्स में जरा ध्यान दो, सल्फेट पर कितना चार्ज होता है? टू माइनस। तो दो सल्फेट है तो 4 माइनस। इसका मतलब कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स पार्ट पर 4 प्लस होगा। अब 4 प्लस अगर कॉम्प्लेक्स पर है नेट चार्ज, तो जरा देखो कॉम्प्लेक्स के अंदर इस पर तो कोई चार्ज नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर 1 माइनस और इस पर भी 1 माइनस, मतलब अंदर में 2 माइनस है। और 2 माइनस होने के बावजूद अगर 4 प्लस चार्ज है, इसका मतलब टोटल प्लस अंदर में 6 होना चाहिए। यस सर। तो इसका मतलब कि इस कोबाल्ट पर भी 3 प्लस चार्ज होगा और इस पर भी 3 प्लस चार्ज होगा। एम आई राइट? क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम का पहले हम लोग चार्ज तो डिटरमाइन कर लेंगे, तभी तो नाम लिखोगे। अब एक साइड से नाम लिखना शुरू करो। पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखें क्योंकि यही पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। सॉरी, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट 3। उसके बाद ये दोनों लिगेंड्स आ रहे हैं। तो देखो, ब्रिज लिगेंड्स का नाम लिखने के पहले कहता है कि म्यू का प्रयोग करें।
अब इसका यहां दोनों अलग अलग लिगेंड्स हैं, ये क्या है एमाइडो और ये हाइड्रोक्सो। तो पहले हम लोग एमाइडो लिखेंगे क्योंकि ए से शुरू होता है, बाद में हाइड्रोक्सो। तो म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो, और उसके बाद अब इस साइड आ जाओ, तो इस साइड भी ये सेंटर मेटल एटम है, ये लिगेंड है। तो पहले नाम लिखेंगे लिगेंड का, टेट्राएमाइन कोबाल्ट 3, पूरा पॉजिटिव वाले कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। अब नेगेटिव का नाम लिखने से पहले स्पेस देकर लिखेंगे, सल्फेट। आई बात समझ में? हाँ सर। अगर यहां पर दोनों OH होता तो 2 बार म्यू लिखने की जरूरत नहीं है, 1 बार म्यू लिखकर सीधे लिखते डाई हाइड्रोक्सो। 2 बार एमाइड होता डाई एमाइडो। क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। चलो अब इसके बाद, तो हमने बोला था कि ब्रिज लिगेंड्स से बने हुए कॉम्प्लेक्स का नाम हम लोग लास्ट में बताएंगे, तो ये बता दिया आपको। अब एक कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, उसका नाम आप लोग बोलकर बताओ। बोलो। ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है, कॉम्प्लेक्स आयन है। तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले लिगेंड का नाम टेट्रा एक्वा, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम कॉपर। कॉपर पर चार्ज क्या है? 2। टेट्रा एक्वा कॉपर 2। अब एक बात जान लो, अगर यहां पर आयन है तो लास्ट में आयन लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो उस नाम को करेक्ट नहीं माना जाएगा। चाहे वो कटायन हो या एनायन हो, आपको आयन वर्ड लिखना है। तो इसका मतलब इसका पूरा नाम हुआ टेट्रा एक्वा कॉपर 2 आयन। इज दैट क्लियर? हाँ सर। सर चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वार्नर्स थ्योरी, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स को एक कुछ बेसिक फंडामेंटल रूप दिया। वार्नर्स थ्योरी कैसे डेवलप हुई? जैसे एक मतलब एक कंपाउंड ले लेते हैं, कोबाल्ट
देखो, उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स मतलब ये कंपाउंड लिया और इस कंपाउंड का कितना लिया, 1 मोल एग्जैक्टली मेजर करके इसको रिएक्ट करा दिया सिल्वर नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन से, जहां सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एक्सेस में लिया गया ताकि जितना रिएक्ट करना हो कर सके, कम ना पड़े। तो जब रिएक्शन हुआ तो यहां पर रिएक्शन के दौरान 3 मोल्स AgCl का प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ। इसके 1 मोल से ये रिएक्ट किया और 3 मोल्स का प्रेसिपिटेट दिया। अब देखिए, इन्होंने दूसरा एक कंपाउंड, सिमिलर कंपाउंड लिया, बस अमोनिया का प्रोपोर्शन थोड़ा कम कर दिया और इसको भी एक्सेस AgNO3 से ट्रीट किया। ये लेफ्ट हैंड, इस ये जो मॉलिक्यूल मैं इस चीज में लिखता जाऊंगा सबको स्ट्रिक्टली 1 मोल मानोगे और AgNO3 सब में एक्सेस होगा। तो यहां जब रिएक्ट कराया, चूंकि यहां भी 3Cl था, क्लोरीन के प्रोपोर्शन में कोई चेंज नहीं किया, तो अनुमान ये था कि 3 मोल AgCl मिलना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने रिएक्ट कराया तो देखा 2 मोल्स AgCl ही प्रेसिपिटेट के रूप में बना। उसके बाद अमोनिया का प्रोपोर्शन और थोड़ा चेंज किया, और AgNO3 से ट्रीट किया, तो यहां पर 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिला। एक और खास बात, ये जो उन्होंने अमोनिया का ये प्रोपोर्शन जब लिया तो देखा कि इस प्रोपोर्शन में, सेम कंपोजिशन में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेम प्रोपोर्शन में 2 अलग अलग कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, और दूसरे सेम प्रोपोर्शन वाले कंपाउंड को भी जब अमोनिया का उसी प्रोपोर्शन में मेंटेन करते हुए इन्होंने AgNO3 से रिएक्ट कराया, एक्सेस ऑफ AgNO3 मिला तो एक ही मोल AgCl, लेकिन अंतर क्या था कि इस कंपाउंड का कुछ अलग कलर था, कलर A, तो इस कंपाउंड का कलर B था। मतलब सेम कंपोजिशन में ये कंपाउंड्स अगर 2 अलग कंपाउंड के रूप में एग्जिस्ट हो रहे हैं, फॉर्मूला सेम है, प्रोपोजिशन सेम है, इट मींस उन्होंने यही डिक्लेयर कर दिया कि दिस 2 आर डिफरेंट कंपाउंड्स एंड दे मस्ट बी आइसोमर टू ईच अदर। वो बाद में देखेंगे कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है या स्टीरियो आइसोमर है, लेकिन आइसोमर तो होगा। और फिर थोड़ा अमोनिया और कम कर दिया, और तब AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया। नो AgCl प्रेसिपिटेट, AgCl का कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिला। इनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम बार बार अमोनिया के प्रोपोर्शंस को चेंज कर रहे हैं, क्लोरीन में तो कोई छेड़छाड़ किया ही नहीं, फिर और एक्सेस ऑफ AgNO3 हर बार दे रहे हैं, तो हमें हर बार AgCl तो कम से कम इक्वल अमाउंट में मिलना चाहिए था। यहाँ AgCl चेंज हो रहा है, ऐसी क्या बात होगी? ध्यान से सोचने के बाद उन्होंने समझा कि अच्छा, लगता है अमोनिया कम करने से क्लोरीन कहीं ना कहीं अमोनिया के कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने में यूज अप हो रहा है या वहां लॉक हो जा रहा है, और इसलिए सारा क्लोरीन प्रेसिपिटेट नहीं हो पा रहा है। ये
जो इन्फेरेंस है, ये इन्फेरेंस क्या सिग्निफाई करता है कि यहाँ तीन का तीनों क्लोरीन आयोनाइजेबल है, क्योंकि जो आयोनाइजेबल क्लोरीन होगा वही तो प्रेसिपिटेट बनाएगा। पर यहाँ पर तीन क्लोरीन देखने में तो है, पर तीनों आयोनाइजेबल नहीं है। यहाँ दो ही आयोनाइजेबल है, यहाँ इन दोनों में एक ही आयोनाइजेबल है, और इसमें तो एक भी आयोनाइजेबल नहीं है। तो यहीं से उन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का। वार्नर्स थ्योरी में इन्होंने क्या कहा? a metal sometimes can exhibit two types of valencies. पहला, प्राइमरी वैलेंसी। और बताओ प्राइमरी वैलेंसी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मेटल एटम में प्राइमरी वैलेंसी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। ये प्राइमरी वैलेंसी का मतलब आयोनाइजेबल वैलेंसी मत समझ लेना। प्राइमरी वैलेंसीज मे और मे नॉट बी आयोनाइजेबल। ये आयोनाइजेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर एक बात गारंटी है कि ये मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करता है। और दूसरी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये किस चीज को डिटरमाइन करता है? मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर को। आई बात समझ में? यस सर। हाँ। अब इन्होंने दोनों तरह की वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करने का भी अलग अलग तरीका बतलाया। इन्होंने कहा कि सेकेंडरी वैलेंसी must be represented by a straight line, whereas primary valency must be expressed as dotted line. चलो, इस तरह से उन्होंने इन सारे मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करके दिखाया। पहले मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करता हूं। आज के डेट में ना हम लोग बड़े ब्रैकेट से घेर कर लिखते हैं उस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, पर वार्नर ने कैसे लिखा था? वार्नर के अनुसार ये रहा कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6। ऑल द 6 पोजीशंस पर अमोनिया बैठा दीजिए। देखो, हमने ऑल द 6 अमोनिया को स्ट्रेट लाइन से जोड़ा है सेंटर मेटल एटम के साथ, मतलब ये सेकेंडरी वैलेंसी को बतला रहा है। अब प्राइमरी वैलेंसी वाले जो कितने हैं, 3 क्लोरीन हैं। ये हो गया फर्स्ट वाले कंपाउंड का
इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। आइए अब देखते हैं सेकंड वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, जहां अमोनिया 5 है लेकिन क्लोरीन तो 3 ही है। ये देखो 4 और 1 5, 5 अमोनिया को हमने डाल दिया। अब यहां क्लोरीन डाल दिया। दो क्लोरीन प्योरली डॉटेड लाइन से जोड़े जाएंगे, मतलब ये प्योरली प्राइमरी वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन ये जो क्लोरीन है यहां पर स्ट्रेट लाइन भी दिया जाएगा और डॉटेड लाइन भी दिया जाएगा। इसका मतलब this chlorine is responsible for both kind of valencies, primary as well as secondary। जरा गौर करो, अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, ये 3 क्लोरीन है, तीनों पर एक एक माइनस चार्ज होगा, इसका मतलब टोटल -3 चार्ज। तो कोबाल्ट पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? +3। तो कोबाल्ट पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? क्या अमोनिया की वजह से? नहीं, तीनों क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन प्राइमरी में हो चाहे सेकेंडरी में, क्लोरीन लिगेंड जो है वो तो क्लोराइड लिगेंड के रूप में है ना, Cl- के रूप में है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्रिएट करेगा ही। तो इसलिए ये प्राइमरी वैलेंसी तो हर हाल में रहेगा, लेकिन चूंकि ये आयोनाइजेबल नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 6 में 5 कोऑर्डिनेशन नंबर तो अमोनिया के द्वारा फुलफिल किए जा रहे हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर को ये फुलफिल कर रहा है। इस तरह से ये देखो कहां गया, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी ये क्लोरीन रिस्पॉन्सिबल है और कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इस क्लोरीन में के वजह से इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज डेवलप हो रही हैं, लेकिन ये दोनों क्लोरीन सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी डेवलप कर रहा है और ये पांचों अमोनिया सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी डेवलप कर रहा है। आई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। तो इसमें पूछ सकता है ना इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स देकर कि इसमें कितने आयंस ऐसे हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी, मतलब कितने ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स ऐसे हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब तक करेक्टली वार्नर्स थ्योरी को नहीं समझोगे तुम ड्रॉ करेक्टली नहीं कर पाओगे। अब बताओ लास्ट वाला मॉलिक्यूल, इस पर चलते हैं। 3 अमोनिया 3 क्लोरीन, तो क्या होगा? कोबाल्ट कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों क्लोरीन की वजह से होगा, प्लस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है देखो, अमोनिया यहां डाल दिया, चलो यहां क्लोरीन डाल दिया, यहां क्लोरीन डाल दिया, यहां क्लोरीन डाल दिया, यहां अमोनिया, यहां अमोनिया।
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में तीनों क्लोरीन जो जुड़ा हुआ है, तीनों क्लोरीन में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन भी होगा और डॉटेड लाइन भी होगा। क्यों? ये तीनों क्लोरीन कोबाल्ट के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और ये तीनों क्लोरीन उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को भी पूरा करने में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि अमोनिया तो 3 ही है, उससे 3 ही कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा होगा, बाकी 3 से ये कर रहे हैं। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, सर ये चूंकि पहली थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के रिगार्डिंग, तो इन्होंने एक बेस लोगों के सामने रख दिया, ऑल्दो बाद में इसी के आधार पर बाकी वैज्ञानिक आगे सोच पाए और बहुत सारी चीजों का आज के डेट तक पता चला। आज के डेट में जरूर लगता है कि वानस थ्योरी बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, कैसे करता? दैट वाज द फर्स्ट थ्योरी। आज जितनी चीजें आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो या आज के वैज्ञानिक कर पा रहे हैं, वो उन्हीं की बदौलत तो कर पा रहे हैं। उन्होंने वो बेस दे दिया जिसके आधार पर अब आगे तुम सोच सकते हो। पहले तो हम लोग बेसलेस थे, समझ में नहीं आता था कि इस तरह के कंपाउंड कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करें और क्या हो सकता है इनके अंदर। ठीक है, अब चलें Yes, sir. आइसोमेरिज्म पर। बोलो। यस हाँ सर। सर। पढ़कर आए हो आइसोमेरिज्म ना? आइसोमेरिज्म यहां भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, जिसको स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ऑर्गेनिक में भी यही दो तरह का आइसोमेरिज्म था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, और कौन सा आइसोमेरिज्म है? लिंकेज। लिंकेज, राइट। लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये 5 तरह के आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑर्गेनिक में 2 पार्ट हुआ करते थे, कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। और फिर कॉन्फिगरेशनल में आता था ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। यहां पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऐसा कुछ कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल नहीं है, इसको सीधे 2 पार्ट में बांट देते हैं।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइए वन बाय वन अब इनको समझ लिया जाए। देखो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जैसा कि नाम से ही तुमको पता चल रहा है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स having exactly same formula means they must be isomers and differing only in the type of ions being furnished, वो different ions furnish करते हैं। तो ऐसे दो आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। फॉर एग्जाम्पल ये देखो एक कॉम्प्लेक्स, रुको रुको, चलो अब ठीक है, क्योंकि क्रोमियम पर +3 चार्ज होगा तो माइनस में हम 3 ही रख सकते हैं ना। यहाँ देखो 2 माइनस और इस पर 1 माइनस, तो 3 माइनस है, 5 रख दिया अमोनिया। तो ये एक कॉम्प्लेक्स, बताओ इसको पानी में डालेंगे तो ये तो कैटायनिक पार्ट होगा, पर फ्री आयन के रूप में क्या देगा? सल्फेट आयन। इससे फ्री आयन के रूप में प्रोड्यूस होगा वाटर में सल्फेट आयन, एक्वस मोड में मिलेगा। लेकिन ऐसा ही हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं, तो इसको जब पानी में डालते हो तो ये क्लोराइड आयन देता है एंड नो सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का तो नामो निशान नहीं है, सिर्फ क्लोराइड आयन फर्निश करता है। तो दोनों का देखो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, दे आर आइसोमर्स बट दे आर डिफरिंग इन द type of ions being furnished in aqueous solution, hence they are called ionization isomers। समझ में आई बात? जो तुम दो दिए गए आइसोमर में से देखना कि आयंस कौन कौन से निकलेंगे पानी में डालने पर फ्री आयन के रूप में। अगर वो फ्री आयन डिफरेंट होता है तो उनको आयोनाइजेशन आइसोमर कहोगे। उसी तरह हाइड्रेट आइसोमर की बात करें, देखो यहां पर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर वर्किंग एज अ लिगेंड।
इस कॉम्प्लेक्स को देखो, यहां पर एज ए लिगेंड वाटर मॉलिक्यूल की संख्या चेंज हो गई, 4 हो गई, है ना। तो एज ए लिगेंड जब वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या डिफरेंट हो इन द गिवन टू आइसोमेरिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, देन दे आर सेड टू बी हाइड्रेट आइसोमर्स। अब यहां से एक और H2O को बाहर निकाल दो और एक और Cl को अंदर ले लोगे तो क्या होगा, बोलो। एक और H2O को बाहर निकाल दें और एक और Cl जो बचा हुआ है बाहर में उसको अंदर ले लें तो ये एक साथ 2 आइसोमेरिज में एग्जिबिट कर देगा। हाइड्रेट आइसोमर तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ ये आयोनाइजेशन आइसोमर भी बन जाएगा। क्यों? अभी तो हाँ इस सर। कंपाउंड को हम पानी में डालेंगे तो एक क्लोराइड आयन देगा, लेकिन अगर ये क्लोरीन भी अंदर ले लिया तो वहां पर कोई भी आयन फ्री आयन के रूप में नहीं मिलेगा। तो फिर उन दोनों आइसोमर को हम हाइड्रेट आइसोमर और आयोनाइजेशन आइसोमर बोथ कहेंगे। आई बात समझ में? ये दोनों सिर्फ हाइड्रेट आइसोमर हैं, लेकिन तीसरा अगर बना दिया तो वो हाइड्रेट आइसोमर एंड आयोनाइजेशन आइसोमर दोनों होगा। किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में भी और इसके रेस्पेक्ट में भी। चलिए, तो इसके बाद है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या होगा? ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें कैटायनिक पार्ट भी एक कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है। तो ये पूरा मिलकर एक कंपाउंड बना। एंड ये कॉम्प्लेक्स देखो, ये भी पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों में क्या फर्क है? बोलो, किस चीज का एक्सचेंज किया गया है? सेंट्रल मेटल एटम। मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम का। ऐसा देखने से लगता है कि इसका सेंट्रल मेटल एटम उठा के इसमें डाल दिया और इसका इसमें डाल दिया, लेकिन देखो सेंट्रल मेटल एटम्स के का पोजीशन फिक्स माना गया है बेटा। यहां पर एक्चुअल में लिगेंड्स का एक्सचेंज किया गया है। मतलब ये 6NH3 को उठाकर यहां डाल दिया और क्रोमियम के साथ जो 6Cl था उसको यहां डाल दिया। अब ऐसा अगर कर देते हो तो जरा समझो क्या होगा। ये वाला पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स और इधर वाला पार्ट हो जाएगा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। जहां क्लोरीन रहेगा वही नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि दोनों CMA पर +3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और 6 क्लोरीन मतलब 6 माइनस स्टेट।
तो अगर 6 क्लोरीन को यहां डाल देंगे तो कोबाल्ट के साथ तो वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स लिगेंड के एक्सचेंज करने से। अब केमिस्ट्री का कन्वेंशन कहता है कि अगर ऐसा हो गया है तो आप लिखते समय जरा ध्यान रखिए कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स को पहले लिखिए और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स को बाद में। तो लो हमने पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स को पहले लिख दिया और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स को बाद में लिख दिया, इसलिए हमने केमिस्ट्री का कन्वेंशन तो ओबे किया, पर देखने वाले को ये लगने लगा कि सेंट्रल मेटल एटम ही उठाकर एक्सचेंज कर दिया गया। सेंट्रल मेटल एटम को क्या हम डिस्प्लेस कर सकते हैं? लिगेंड्स नहीं। डिटैचेबल हैं, लिगेंड्स आ जा सकते हैं, एक लिगेंड हटा दूसरा लिगेंड, पावरफुल लिगेंड रहता है तो वो लेस पावरफुल लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करके उसका पोजीशन ले लेता है। लिगेंड्स के आर एक्सचेंजेबल, नॉट सेंट्रल मेटल एटम। तो कभी इस तरह का स्टेटमेंट अगर दे कि दिस हैपेंस बाय द एक्सचेंज ऑफ सीएमए, तो बोलना कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। दिस हैपेंस बाय द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लिगेंड का एक्सचेंज पॉसिबल है, सीएमए का कभी एक्सचेंज होता ही नहीं है। ये कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट। चलिए, अब ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज और साथ ही साथ अगला कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज। ये क्या चक्कर है भाई? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज, ये वही कंपाउंड एग्जिबिट कर सकता है जहां पर ब्रिज लिगेंड्स हो, मतलब मिनिमम 2 सेंट्रल मेटल एटम्स होने चाहिए। जैसे देखो, ये अपने आप में एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और यहाँ ब्रिज लिगेंड्स भी है। अब ध्यान दीजिए, ये कॉम्प्लेक्स एंड अब मैं दूसरा बना रहा हूं। यहां देख रहे हो आयरन के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल है और यहां पर 4 क्लोराइड आयंस। अगर इनका एक्सचेंज हो पार्शियली या कंप्लीटली, वो क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। जैसे एक Cl को इधर ले आओ, एक वाटर को उधर ले जाओ, क्या होगा? H2O होल 3 Cl Fe, और यहां पर H2O Cl3। ये दोनों क्या हुए? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, मतलब विद इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पोजीशन ऑफ द लिगेंड्स आर चेंजिंग। अब एक और क्लोरीन इधर ले आओ, एक और वाटर को उधर भेज दो,
ये तीनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स हैं। अब जरा बताओ, अगर हम एक और क्लोरीन इधर ले आए, एक और वाटर उधर भेज दें, तो भी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर बनेगा? बोलिए। अरे फिर सर वो तो यही, सेकंड जैसा ही तो हो हाँ, जाएगा। सेकंड का रिपीटेशन हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो इसलिए बस इसमें यही तीन बन पाएंगे। क्लियर हुआ कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म? यस सर। और अब लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म वही कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट कर सकता है जिसके पास एटलीस्ट 1 एम्बीडेंटेट लिगेंड मौजूद हो। जैसे देखो, ये कॉम्प्लेक्स हुआ। इसमें आप गौर कीजिए, यही इकलौता है एम्बीडेंटेट लिगेंड, और ये लिगेंड कार्बन से कोऑर्डिनेट कर रहा है आयरन को, सेंट्रल मेटल एटम को। अब दूसरा जो हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तीन कार्बोनिल लिगेंड डाला, 2 अमोनिया लिगेंड है, और यहां पर NC टू प्लस चार्ज। अब देखो, सारा का सारा फॉर्मूला तो एग्जैक्टली सेम है, तो आइसोमर तो डेफिनेटली है, पर यहां पर कोऑर्डिनेशन टू सेंट्रल मेटल एटम फ्रॉम आइसोसाइनो लिगेंड इज फ्रॉम नाइट्रोजन। यहाँ साइनो लिगेंड था, यहाँ आइसोसाइनो लिगेंड है। या दोनों को साइनो बोलोगे तो इसको साइनो सी बोलेंगे, मतलब कार्बन से कोऑर्डिनेशन करने वाला, इसको साइनो एन बोलेंगे, मतलब नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेशन करने वाला। क्लियर हुआ? जब तक एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं होगा, ये अपना पोजीशन बदल के कोऑर्डिनेशन तो कर नहीं सकता। इसीलिए कहा गया कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एटलीस्ट 1 एम्बीडेंटेट लिगेंड हो, हाँ एक से ज्यादा हो तो भी हो। अब यहां NH3 को हटा के NO2 कर दें तो क्या होगा? NO2 भी एक बार नाइट्रोजन से एक बार ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट करने की क्षमता रखता है। तो यहां पर मान लो कि NO2 नाइट्रोजन से कर रहा है, इसमें भी NO2 नाइट्रोजन से ही कर रहा है, लेकिन साइनो तो अपना चेंज किया। हो सकता है साइनो दोनों में सेम हो तो नाइट्रो चेंज करे, और हो सकता है दोनों ही अपना पोजीशन चेंज कर ले। साइनो से ये आइसोसाइनो बन गया, ये नाइट्रो से नाइट्राइटो बन जाएगा। दोनों अलग अलग सेंटर से वहां दे रहा हूं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। चलो, तो हम लोग यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो पूरा समझ गया। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म, रुको जरा सा पानी पी लो।
अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझेंगे। ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, सिस ट्रांस हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़े थे ज्योमेट्रिकल में। Geometrical isomerism in square planar complexes स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखो, मोस्टली कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जो कि बहुत कम होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्सेस हम देखते हैं। 2 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। अब जरा समझो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस केस में मिलेगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक जिनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और दूसरे जिनका हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp2। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला जो है ये टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, और dsp2 वाला जो है ये स्क्वायर प्लेनर होता है। टेट्राहेड्रल की 3D ज्योमेट्री तुम जानते हो, उसमें सेम साइड और अपोजिट साइड देखने में बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको चारों तरफ से घुमाओ तो एकदम एक जैसा होता है ना। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में ये चीज पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, आइए उसको एक्सप्लोर करें। MA4 टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो जरा सोचो, चलो मैं एक बड़ा ही फिगर बना दूं। देखिए, यहां पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं वो सिर्फ ये 4 हैं। और ये जो हम पैरेललोग्राम टाइप खींचे हैं वो जस्ट टू शो द ज्योमेट्री, उनको बॉन्ड मत समझिएगा। अब MA4 टाइप है तो M तो सेंट्रल मेटल एटम बीच में डाल दिया। अब यहां भी अगर A रखें, यहां भी A रखें, यहां भी A रखें और यहां भी A रखें, चारों जगह A रख दिया,
ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक प्लेन में है, स्क्वायर प्लेन में। अब बताओ किसी भी लिगेंड का इधर उधर पोजीशन चेंज करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कॉम्प्लेक्स चेंज नहीं। नहीं होगा। इसका नहीं। मतलब MA4 टाइप ये शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका स्क्वायर प्लेनर वाला करता है शो। इसका मतलब ये थोड़े कि कोई भी स्क्वायर प्लेनर ले लेंगे तो वो शो कर देगा। याद करो ऑर्गेनिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। इसका मतलब इथीन में भी होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं। सिस ट्रांस होगा? नहीं। नहीं, उसके लिए दो अलग ग्रुप्स का होना जरूरी है, तब जाकर होता है। तो यहां भी हम लोग उसी तरह देखेंगे। बताओ MA3B टाइप क्या इसमें होगा? देख लो, 3 जगह A रखो और 1 जगह B कर देते हैं। किसी का पोजीशन चेंज करने से कुछ भी होगा, अंतर पड़ेगा कॉम्प्लेक्स पर? नहीं। बोलो, अगर लगता है कि हाँ पड़ेगा तो बोलो। हाँ सर पढ़ेगा। हाँ, हमको लगा कि आशुतोष को जरूर लग रहा होगा। तभी आशुतोष बोल नहीं रहा है। और चलो, 2 का पोजीशन चेंज करने से होगा ना? अरे 2 का तुम बोलो ना, हम 4 का कर देते हैं। जैसे जैसे बोलोगे वैसे चेंज कर देंगे। हमने कभी मना किया पोजीशन चेंज करने में? क्लास में तुम लोग पोजीशन चेंज करके बैठ जाते हो इधर से उधर, तो हम मना करते हैं? आओ देखें, बोलो किसको किधर कर दें? तो बी को ऊपर कर दीजिए। B को यहां कर दें कि यहां कर दें? वो जहाँ आप हाथ रखे थे अभी वहीं कर दीजिए। यहां? मतलब वो हाँ एकदम कोना में। चलो बेटा, और किसी को चेंज करना है? और नहीं नहीं। तीनों जगह पर A रहेगा। हाँ। दोनों में क्या अंतर है? कहाँ फर्क पड़ा? यहां भी B के साथ B था, B के सेम साइड में B था। इधर भी B के सेम, सॉरी B के सेम साइड में A था। इधर भी B के सेम साइड में A है। अब B के डायगोनली ऑपोजिट में भी A है। यहां भी देखो तो वही चीज है कि नहीं? B के सेम साइड में A, B के सेम साइड में A और B के डायगोनली ऑपोजिट में भी A। अंतर कहां पड़ा? बोलो, ये- आए समझ में? हाँ। तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा इसमें भी। अब बताओ MA2B2 अगर कर दें तो? हाँ सर होगा होगा। ये हो गया MA2B2। A सेम साइड में, B और B भी सेम साइड में, तो इसको हम कहेंगे सिस। और A डायगोनली अपोजिट और B भी डायगोनली अपोजिट ले आओ, तो ये हो गया ट्रांस। फर्क पड़ा कि नहीं? देखो A और A का जो रेस्पेक्टिव डिस्टेंस है यहाँ A और A के बीच, और यहां पर A और A के बीच, क्या दोनों डिस्टेंस सेम होगा? नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों को दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ट्रीट करना पड़ेगा। यस सर। तो इसी को सिस ट्रांस कहोगे। अब बताओ MA2BC
अच्छा, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया। अब MA2BC टाइप का हम लेना चाह रहे हैं कॉम्प्लेक्स, तो चलिए M है, A2 भी है, B और एक को बना दो C। अभी A और A ये दोनों सेम साइड में हैं, A और A को डायगोनली अपोजिट कर दिया तो BC ऑटोमेटिकली डायगोनली अपोजिट हो गया। खैर यहाँ सिस और ट्रांस तो होगा, डेफिनेटली होगा, पर सिस और ट्रांस किसकी वजह से हो रहा है? हम B और C को देखकर भी यहां कह सकते हैं और A को भी देखकर कह सकते हैं, क्योंकि B और C का भी रेस्पेक्टिव डिस्टेंस चेंज हो रहा है। लेकिन नाम सिस और ट्रांस सिर्फ A की वजह से रखा जा रहा है। पहचान तो हम B और C से भी कर रहे हैं, लेकिन नाम A की वजह से रखा गया। अब बताओ, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो किया। MAA होल 2, क्या इसमें होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? AA होल 2 का मतलब समझ रहे हो? ये AA मिलकर एक लिगेंड है और ये बाइडेंटेट लिगेंड है। लेकिन AA लिखने का मतलब हुआ वो दोनों जगह जहां से वो कोऑर्डिनेशन करेगा वो दोनों सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे, जस्ट लाइक इथेन 1,2 डाइएमीन। जरा याद करो इथेन 1,2 डाइएमीन लिगेंड का स्ट्रक्चर, उसमें दोनों जगह NH2 था और दोनों जगह नाइट्रोजन से ही कोऑर्डिनेशन हो रहा था, है ना? डाइपाइरिडाइल, डाइपाई, यहां भी दोनों जगह नाइट्रोजन से हो रहा है। ऑक्सिलेटो, ये भी डाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन यहां भी दोनों जगह ऑक्सीजन से होगा डेंटिसिटी। तो ऐसा लिगेंड अगर रहा तो उसको हम सिंबॉलिक में कैसे दिखाते हैं? देखो ऐसे, ये मिलकर हो गया ये पूरा एक लिगेंड, और ये हो गया A और A, ये एक लिगेंड, दो डाइडेंटेट लिगेंड्स। अब बताओ तो किसी का पोजीशन चेंज करने से कुछ होगा? नो सिस नो ट्रांस। MAA B2 क्या ये शो करेगा? बोलो। MAA B2 मतलब क्या हो जाएगा? देखो इसको हटाओ, यहां B, यहां B, क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो। नहीं कोई होगा। तुम सोच सकते हो कि सर B और B को डायगोनली अपोजिट कर दीजिए, लोग कर देते हैं। B दोनों B तो अलग अलग है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, कर दिया अलग अलग डायगोनली अपोजिट। अब बताओ मुझे A और A को कहां प्लेस करना होगा? यहां। क्या इतना बड़ा वो स्ट्रेच हो जाएगा लिगेंड? बोलो। नहीं सर। नहीं सर। मतलब डाइडेंटेट लिगेंड अगर हो तो वो कभी भी डायगोनली अपोजिट पे उसके दोनों डेंटिसिटीज नहीं जा सकती हैं। इसलिए ये तो एकदम हाईली इनवैलिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये कॉपी पर और बोर्ड पर ही बन सकता है, रियल में ऐसा कॉम्प्लेक्स तो बनेगा ही नहीं।
मतलब ये भी नहीं शो करेगा। अब बताओ, एम ए बी होल टू, ए बी होल टू का मतलब ए बी ब्रैकेट में लिखा गया, मतलब इसकी भी डेंटिसिटी 2 है। दो जगह से कोऑर्डिनेशन करेगा, पर वो दोनों जगह जहां से लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होने चाहिए। जस्ट लाइक ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो में क्या होता है, COO माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, मतलब एक जगह ऑक्सीजन से और एक जगह नाइट्रोजन से वो कोऑर्डिनेट करेगा। जरा देखो, ये हो गया AB होल 2। इस फॉर्म को क्या बोलोगे, सिस फॉर्म। क्यों, ए और ए सेम साइड, बी और बी सेम साइड। अब देखो, इसको तो मैंने एज इट इज रखा और इसको मैं चेंज कर दूं, देखो डायगोनली अपोजिट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम लिगेंड को ही स्ट्रेच करके डायगोनली अपोजिट ले जा रहे हैं। लिगेंड अपने ही जगह पर है, बस फ्लिप कर दिया। अब क्या हुआ, ये अगर नाइट्रोजन सेंटर से दे रहा है तो ये भी नाइट्रोजन सेंटर से दे रहा है डायगोनली अपोजिट में, और ये अगर ऑक्सीजन सेंटर है तो ये भी ऑक्सीजन सेंटर है। बोलो ये ट्रांस हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर। आया समझ में। यस सर। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। MABCD मतलब यहाँ 4 मोनोडेंटेट लिगेंड हैं और चारों डिफरेंट हैं। जैसे एक फ्लोरीन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक आयोडीन, 4 ले लिया। बताओ, सोच कर बताओ, MABCD डेंटिसिटी करेगा कि नहीं, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, और करेगा तो कैसे करेगा, और सोचो। करेगा, लेकिन सीस ट्रांस नहीं बोल सकते। करेगा लेकिन सिस ट्रांस नहीं करेगा, तो कौन, तो क्या करेगा बोलो। बोलो। चलो, जस्ट मिनट। हेलो, हाँ सर, थोड़ा क्लास ले रहा हूँ। हाँ, मैं
हाँ सॉरी। सर अगर ए हाँ को फिक्स करके बी सी और डी का पोजीशन चेंज करेंगे तो वैसे भी तो होगा सिस्टम। क्या करके, हाँ बेटा मैं वही वही चीज। देखो तीन हमने स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बना दिया है ना। अब ए बी सी डी चार ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं और इनको इस तरह से प्लेस करना है कि हर बार हमें कंपाउंड को डिफरेंट समझना पड़े। तो एक काम करो, पहले चारों में ए का पोजीशन या किसी भी एक लिगेंड का पोजीशन फिक्स कर दो और जिस कोने पर चाहो उस कोने पर फिक्स कर दो। तो चलो मैं यहां पर कर देता हूं ए, इसमें भी इसी कॉर्नर पर ए, इसमें भी इसी कॉर्नर पर ए। क्लियर है। अब ए के डायगोनली अपोजिट में एक बार बी को रखो, एक बार सी को रखो, एक बार डी को रखो। बी सी डी। अब बताओ ए और बी या प्लेस हो गया तो बचा क्या, सी और डी। तो सी और डी के लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यही दोनों पोजीशन। अब तुम यहां सी रखो यहां डी रखो, चाहे यहां सी और यहां डी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह ए और सी फिक्स है तो बी और डी, यहां ए और डी फिक्स है तो बी और सी। अब देखो तो इन तीनों में से कोई भी दो कॉम्प्लेक्स आपस में समान नहीं है, उसमें डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा। दिख रहा है या नहीं। हाँ सर। अब इसी तरह से अगर तुम कोई भी चौथा बनाते हो इसमें, तो वो चौथा इन तीनों में से किसी न किसी से एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। मतलब कहने का मतलब तीन से ज्यादा बन ही नहीं सकता। क्लियर हुआ। यस सर। हाँ चलो, तो अभी तक तो अब देखो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हम लोग अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो यूजुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, लेकिन कुछ एक केसेस में वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक दो बहुत रेयर केसेस ऐसे हैं जिसमें उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिला है। आई बात समझ में। यस सर। तो इस तरह से, पर मोस्टली स्क्वायर प्लेनर ही करेगा। अब आ जाओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में। पहले इन कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 complexes, MA6 बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का पहले स्ट्रक्चर बना लिया जाए, दो स्ट्रक्चर।
देखो ये जो 6 डायरेक्शंस हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वो किसी भी तरफ से घुमाओ तो एक जैसे होंगे। अब देखो MA6 का मतलब क्या हो गया, सब जगह पर ए रख दो। अब बताओ किसी लिगेंड का पोजीशन कुछ भी चेंज करेंगे, कोई भी आइसोमेरिज्म होगा, डिफरेंट कंपाउंड ही नहीं बनेगा। कहीं से उठाकर किसी को कहीं भी रख दो, सब तो ए है। यस सर। तो सॉरी A6 ये नहीं देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब MA5B बताओ ये देगा कि नहीं? बोलो। हाँ सर देगा। कौन बोला? आयुषी बोली कि गौरवी या शर्मिष्ठा? हाँ सर वही बोला। अरे हमको पता नहीं चल रहा बोल कौन रहा है। शर्मिष्ठा बोल रही है? हाँ सर। हाँ बताओ कैसे देगा? एक बार प्लेन में अगर बी को जैसे रखा है, एक बार जैसे इसमें पहले बताओ 6A है ना, हमको तो अब 5 ही ए रखना है। बी कहाँ डालें? बी प्लेन में भी डाल सकते हैं, एक्सियल लाइन में भी। तुम जहां बोलोगी वहां डालेंगे। सर प्लेन में। यहाँ डाल दें? हाँ सर। चलो अब यहां इसमें अगला स्ट्रक्चर जो बनाएंगे उसमें बी कहाँ रखें? एक्सियल लाइन पर। ऊपर रखें कि नीचे रखें? ऊपर। ऊपर रखें। कौन सिस है और कौन ट्रांस है? बोलो। गौरवी मदद करो शर्मिष्ठा की। नहीं नहीं, सिस्टर्स तो नहीं हो रहा है। तब तो इतना मेहनत हमसे बेकार करवा दी तुम लोग हैं। अरे ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल और इक्वेटोरियल जैसा नहीं होता है कुछ। जैसे तुम सोचो कि अगर हम इन दोनों को ही ऊपर नीचे कर दें तो ये बाकी चारों आ जाएगा एक प्लेन में। जरा एज्यूम करो। सी ये एक प्लेन है। अब मान लो कि इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, एग्जैक्टली सेम, एकदम परफेक्ट स्क्वायर है। यहां से हम ऐसे बॉडी डायगोनल खींचे, बीच में इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट को लोकेट कर लिए। अब बताओ इस पॉइंट से ये चारों कोना सेम डिस्टेंस पर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। मान लो वो डिस्टेंस x है। अब इसी बीच वाले इसको हम हॉरिजेंटल रख लिए और इस बीच वाले पॉइंट से x लेंथ का ही एक और ऊपर की ओर लाइन कर दिए और एक नीचे की ओर ऐसे लाइन कर दिए, x लेंथ का ही, x लेंथ ऊपर और x लेंथ नीचे। अब बताओ ऊपर वाले टॉप को हम इन चारों कॉर्नर से कनेक्ट कर दें एक धागे से, 4 ट्रायंगल ऊपर की ओर बनेगा। हाँ सर। उन चारों ट्रायंगल पर पेपर कट करके उसी साइज का और उस पर साट दो ताकि बाहर से वो लगे कि पूरी तरह कवर्ड है, मतलब अंदर दिखाई न दे, सॉलिड जैसा फील आए।
ठीक है। अब उसी तरह नीचे वाले को भी चारों कॉर्नर से कनेक्ट करो और उसको भी सॉलिड बना दो। अब तुम्हारे हाथ में एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन है। अब जरा सोचो, देखो इधर, अब यहीं पर देखना, ये ऊपर है और ऐसा ही एक एज्यूम कर लो नीचे भी है। अगर हम इस कॉर्नर वाले को और इधर डायगोनली मतलब इन दोनों कॉर्नर वाले को वर्टिकल पर ला दें तो क्या होगा? देखो ये उठा दिया ऐसे, देखो तुम्हारे तरफ से कर रहे हैं, ये ऐसे उठा दिया। देखो ये दोनों यहां से यहां लाइन खींचोगे तो ये वर्टिकल आएगा, तो वर्टिकल आ गया। तो ये किधर गया? एक ऐसे था, एक इस कॉर्नर की तरफ था, और ये दोनों कॉर्नर क्या हो गए? और ये तीसरा भी तो इसी प्लेन में आ गया ना, और चौथा जो पीछे होगा वो भी, मतलब ये चारों मिलकर एक स्क्वायर प्लेन बना लेगा। हाँ सर। तो किसी भी एक को ऊपर नीचे करोगे तो बाकी चार स्क्वायर प्लेन बनाएंगे। जरा सा इसको 3 डायमेंशनली सोचने की जरूरत होती है। तो इसलिए यहां पर आपने बी रखा, यहां ए रखा, देखो दोनों कॉम्प्लेक्स पर कोई अंतर नहीं। पहले भी बी के डायगोनली अपोजिट में ए था और बी के एडजेसेंट में भी सारे ए थे। यहां भी बी के डायगोनली अपोजिट में ए और बी के एडजेसेंट में भी सब ए है। तो ये भी नहीं देगा। अब हम आते हैं MA4B2, ये देगा। कैसे देगा जरा देखो, ध्यान से समझो इसको। किताब में जो तुमको एग्जाम्पल देता वो मोस्टली ये देता है। ये दिखा दिया सिस, क्यों भाई? तो बी और बी सेम साइड में है, एक दूसरे से क्लोज है। और ये हो गया ट्रांस, जब बी और बी डायगोनली अपोजिट हो गए। समझ गए? इसको लिख देता है ट्रांस। अब यही फिगर हमारे माइंड में छप जाता है, लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को तुम 3 डायमेंशनली समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ए कर दो, यहां पर बी कर दो, ये भी सिस है। कोई भी दो लगातार में बी को डाल दो ना, इन दोनों में डाल दो, ये भी सिस है। इन दोनों में डाल दो, ये भी सिस है। यहां और यहां कर दो, ये भी सिस है। और उसी तरह ट्रांस में क्या होगा? डायगोनली अपोजिट। तो डायगोनली अपोजिट सिर्फ कोई जरूरी है वर्टिकल पर ही रखें? हम डायगोनली अपोजिट यहां नहीं रखेंगे। ए और ए कर दिया, और यहां पर हम कर देते हैं बी और बी। तो क्या ये ट्रांस नहीं हुआ? अरे ये तो ऑब्जर्वेशन हम अलग एंगल से कर रहे हैं। इसी को ऐसे घुमा के बी को ऊपर नीचे कर दें तो बाकी चारों ए आ जाएगा एक प्लेन में। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। अब तुम बताओ, इसके अलावा कोई भी तीसरा इसमें ज्योमेट्री बन सकता है? तीसरा तरह का बी को कहीं और प्लेस करके बोलो। बोलो। नहीं बन सकता। नहीं होगा ना? नहीं सर। अच्छा चलो एक और चीज दिखाते हैं। सारा ए को हटा दो। हमने सारा ए हटा दिया बेटा। यहां पर है बी। अब तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ, अगर यहां पर बी रखे, यहां पर बी रखे, दूसरा बी रखे, तो इसका मतलब बाकी सब जगह ए है। तो बताओ ये सिस होगा कि ट्रांस होगा? किस होगा? सिस। अच्छा, यहां पर बी रखे तो? ट्रांस होगा। यहां बी रखे तो? सिस। यहां बी रखे तो?
Yes. सिस, बिल्कुल सही। अरे ये नीचे वाला लाइन है, ये वाला लाइन, दोनों तो एडजेसेंट ना है। हाँ यस जैसे सर। जैसे ये लाइन और ये लाइन एडजेसेंट है, वैसे ही ये लाइन और ये लाइन भी एडजेसेंट। उसी तरह बी यहां रखें तो sis, मतलब बी यहां पर अगर एक बी है तो दूसरा बी सिर्फ यहीं पर ट्रांस बना रहा है, बाकी कहीं भी रख दो वो सिस रहेगा। एम आई राइट? yes sir, उसी तरह इस 6 पोजीशन में कहीं भी बी डाल दो, उसका एक ही ट्रांस बनेगा, और बाकी सब जगह कहीं भी दूसरा बी रखोगी तो सिस बनेगा। अब दूसरा बी जहां मन वहां रख दो, उससे चेक कर लो कि वो सिस बना कि ट्रांस। अब बाकी 4 जगह जो खाली है उसमें तो ए ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर हुआ? yes sir, हाँ, चलो, तो इसका मतलब ये तो शो किया सिस और ट्रांस। अब एम ए होल 3 ये सिस ट्रांस शो करेगा? बोलो। अरे सारा तो ए है, दूसरा कोई ग्रुप ही नहीं है, तो सिस ट्रांस शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं नहीं करेगा। करेगा, नहीं ना होगा। नहीं sir, तुम सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही स्ट्रक्चर बना पाओगे। देख लो, सब जगह ए रख दें, तो कनेक्ट करो। ये एक ए हो गया, ये एक बी दूसरा ए हो गया, और ये तीसरा ए हो गया। इसके अलावा तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, क्योंकि ए और ए को डायगोनली अपोजिट वाले को तो नहीं जोड़ सकते। अब देखो, हाँ सॉरी, ए होल 3 ये नहीं किया। एम ए होल 2 B2 ये करेगा कि नहीं? बोलो। करेगा sir, यहां बी और यहां बी रख दिया एडजेसेंट पर, तो सिस हो गया। और ये ट्रांस हो गया, yes sir, है ना? हाँ sir, ट्रांस तुम कैसे भी बना सकते हो, इसी पर देना कोई जरूरी नहीं है। ये भी दिखा दूं, मान लो हम बी और बी को यहां डायगोनली अपोजिट रख दिए, बाकी जगह ए है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों ए को इधर कनेक्ट कर देंगे और इन दोनों ए को इधर कनेक्ट कर देंगे, ये भी ट्रांस हुआ इसी से इसका। क्लियर है ना? हाँ sir, अच्छा ये बताओ, एम ए होल 2 BC रहेगा तब, एम ए होल 2 BC
तभी होगा। हाँ सर होगा। होगा ना? हाँ सर। यहां पर सी कर दें और यहां पर सी कर दें, हो गया सिस्टर्न्स। पर ये बताओ यहां सिस्टर्न्स किसकी वजह से हुआ? माने हम नाम जो रख पा रहे हैं सिस्टर्न्स, वो बी और सी की वजह से या ए की वजह से? एक ही वजह से। वेरी गुड। यहाँ ए और ए लिगेंड्स जो हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पर है, जबकि यहाँ ए और ए लिगेंड डायगोनली अपोजिट पोजीशन पर। ठीक है? यस सर। चलो अब और कितना बनाओगे? तो इसमें भी हो गया। MA3B3 हो तब क्या होगा? और M ABCDEF हो, मतलब 6 का 6 लिगेंड डिफरेंट हो। MA3B3 में शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो बिल्कुल होगा, 100% होगा। फैक और मर। फैक मतलब फेसियल, मर मतलब मेरिडियोनल। अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताया ऑक्टाहेड्रॉन, सॉलिड ऑक्टाहेड्रॉन कैसे बनाओगे। टॉप वाले को चारों कॉर्नर से जोड़ो, 4 ट्रायंगल बनाओ, उस साइज का पेपर कट करके और उसको उस ट्रायंगल पर चिपका दो ताकि बाहर से लगे वो भरा हुआ जैसा। उसी तरह नीचे वाले से भी 4 ट्रायंगल बनेंगे, नीचे वाले को भी 4 पेपर चिपका दो उसमें। तो बताओ टोटल कितने फेसेस बने, कितने ट्रायंगल्स बने? हर ट्रायंगल एक फेस का काम कर रहा है। 8 फेसेस बने, जबकि यस सर। लाइंस तो 6 ही थी। देख लो कोई भी ऑक्टाहेड्रल में कितना लाइन ड्रॉ कर रहे हो? 4 एक प्लेन में लाइन ड्रॉ कर रहे हो, एक ऊपर और एक नीचे, 6 ही लाइन ना। लेकिन नाम बोलते हो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा मतलब 8 होता है, वही 8 फेसेस को शो कर रहा है। अब सुनो, अपने मन में उस सॉलिड ऑक्टाहेड्रॉन को लाओ। ऊपर के 4 ट्रायंगल में किसी एक ट्रायंगल पर, किसी एक ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर तीनों ए को डाल दो, तो 6 में से 3 पोजीशन तो ऑक्युपाइड हो गया। अब जो बाकी 3 पोजीशन बचेगा वो कौन सा पोजीशन होगा? नीचे का कोई एक ट्रायंगल होगा, बोलो। नहीं समझ पा रहे हो? समझो। यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, ये ब्लैक वाला लाइन ही बॉन्ड है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि लिगेंड से मेटल एटम को दिया जा रहा है।
ठीक है। अब कोई एक हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। चलो, ये एक ट्रायंगल हुआ, बोलो। यस सर। ऊपर का एक ट्रायंगल, इसमें कौन कौन सा पोजीशन ऑक्युपाइड हो गया? ये 3 पोजीशन ऑक्युपाइड हो गए बेटा। तो अब बाकी जो 3 बच रहे हैं उसी पर ना बी को, तीनों बी को डालोगे। यस अब सर। वो 3 पोजीशन कौन है? बचे हुए 3 पोजीशन ये हैं। और इन तीनों पोजीशन को अगर हम कनेक्ट करें दिखा कुछ? यस सर। ये दोनों ट्रायंगल्स दम डायगोनली अपोजिट आ रहे हैं कि नहीं? हाँ। यस सर। इसी को कहा जाता है फेसियल और फैक आइसोमर। यहां पर इन तीनों पर हम डाल दे रहे हैं ए और ए, और इन तीनों पर डाल दे रहे हैं बी एंड बी। 8 टोटल ट्रायंगल बन रहे हैं बेटा। किसी भी एक ट्रायंगल को तुम चुन लो, उस पर तीनों ए डाल दो, तो 100% उसका डायगोनली अपोजिट ट्रायंगल ही अब बचेगा। रिमेनिंग 3 पोजीशंस, और उसी पर बी डाल पाओगे। और तो कोई 6 के अलावा तो और कोई जगह ही नहीं है। तो इसीलिए इसको एक पूरे फेस पर ए और एक दूसरे पूरे फेस पर बी। तो इस तरह से ये फेसियल हो गया। अब मेरिडियोनल का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान दो। सॉरी, यहां है सेंट्रल मेटल एटम,
6 पोजीशन देख रहे हो। अब इस 6 पोजीशन में से तुम इस तरह से 3A डालना है और 3B डालना है। तुम इस तरह से डालो, पहले चलो A डालते। तो A हमें ऐसे डालना है कि तीनों A किसी भी एक ट्रायंगल पर ना आए। एक ट्रायंगल पर मैक्सिमम 2A आ सकता है, तीनों A को एक ट्रायंगल पर नहीं आने दो। समझ में आ रही है बात? यस सर। नहीं तो तीनों A सेम फेस पर हो जाएगा। तो चलो A डालते हैं पहले। देखो यहां A डाल दिया, यहां A डाल दिया। अब जरा समझ लो, ऊपर A नहीं डाल सकते, नहीं तो ऊपर वाला यहां से जो ट्रायंगल बनाएगा उस पर आ गया तीनों A। नीचे भी A नहीं डाल सकते हो, क्योंकि नीचे वाला भी तो इन दोनों पॉइंट्स के साथ ट्रायंगल बना रहा है। तो अब तुम्हारे पास जब ऊपर और नीचे ब्लॉक हो गया, तो अब यही दोनों बचा ना। तो इन दोनों में से जहां चाहो वहां A डाल दो। मान लो हमने यहां A डाल दिया, कर रहा है। तो यहां पर अगर हमने A डाल दिया, तो अब बताओ 3B डालने के लिए कहां पोजीशन बचा? 3A डाल दिए, तो अब 3B यहां पर डाले, है ना? तो जरा गौर करो, तीनों A एक मेरिडियन पर है। कैसे? जैसे अर्थ का होता है ना, बीच से जो सर्कल जाता है वो मेरिडियन लाइन हुआ। तो उसी तरह ये पूरा जो स्क्वायर बना हुआ है ये क्या है? मेरिडियन। और तीनों बी भी एक मेरिडियन पर होगा। देखो बी का मेरिडियन तुम्हें दिखाता हूं। मतलब कि ये जो पार्ट है, ये 4 लाइंस जो इस रेड से कनेक्टेड है, ये चारों लाइन को अगर स्क्वायर प्लेन मान ले, वर्टिकल स्क्वायर, तो ये वाला ए क्या है? इसके आगे आ रहा है, और ये वाला ए उसके पीछे चला जा रहा है। समझो, ये इस तरह से लाइन है, ये वर्टिकल प्लेन आ गया, और इस वर्टिकल प्लेन पर एक ऐसे ए है और एक ए इसके पीछे होगा। समझ में आया? हाँ यस सर। तो यहां तुम सबसे बड़ी पहचान ये है कि न तीनों ए और न तीनों बी कभी भी एक ट्रायंगल के फेस पर न हो। फेस पर जो नहीं है तो उसको मेरिडियोनल कह दो, और जो फेस पर है तो फेसियल। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तीनों ए फेस पर है और तीनों बी फेस पर नहीं हो, मेरिडियन पर आ जाए, ये इम्पॉसिबल, क्योंकि पोजीशन तो 6 ही है ना। क्लियर हुआ कि नहीं? फेसियल और मेरिडियोनल पहचानने का ये बेस्ट तरीका है। मर आइसोमर
तो MA3B3 का हो गया। और ये जो है M के साथ ABCDEF, इसमें अलग अलग पोजीशन का 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनता है। जैसे MABCD में स्क्वायर प्लेनर में 3 बन रहा था, उसी तरह इसमें अलग अलग पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है। इसको डायरेक्टली याद रखो। और यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिनिश्ड। अब रहा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अगले क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, इनके बारे में समझेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। क्या 2 घंटा का क्लास हेक्टिक हो जा रहा है क्या? नहीं नहीं सर। हाँ, तुम लोग को कैसे होगा? मेरे लिए तो हो जा रहा है भाई। दिन भर थक के आना उसके बाद। चलो कोई नहीं, अगले से क्या करेंगे ना,